इकाई 4 सुधार आंदोलन अध्याय 8 से 9। अध्याय 8 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं, सुधार की भावना को बल देने वाले कारक। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नवचेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग कर नवज्ञान एवं नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया गया। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अत्यंत संवेदनशील चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया तथा वह अपनी परंपरागत छवि से दूर हो गया। अंग्रेज़ों से पहले जितने भी बाह्य आक्रमणकारी भारत आए, या तो वे भारतीय समाज एवं संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके या फिर यहीं की सभ्यता एवं संस्कृति में समाहित हो गए। किंतु अंग्रेज़ों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार रही थी एवं मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के कारण सुधार। धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता एवं अंधविश्वासों से ओतप्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों तथा निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेष अधिकार बताया तथा इनकी सहायता से जन सामान्य के मनोमस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। महिलाओं की दयनीय स्थिति। भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। लड़की का जन्म अपशकुन, उसका विवाह बोझ एवं वैधव्य यानी विंडोहुड श्राप समझा जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। बहुविवाह की प्रथा समाज में व्याप्त थी और बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़कियों से विवाह करता था। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ तक कि ऊंची जातियों में भी, तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाध्य किया जाता था। इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। राजा राममोहन राय ने इसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख में बिताने पर बाध्य होना पड़ता था। जातिगत भेदभाव की समस्या। जाति प्रथा भी समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा अछूत माना जाता था। इन अछूतों या अस्पृश्यों की संख्या पूरी हिंदू जनसंख्या का 20% से भी अधिक थी। अस्पृश्य भेदभाव एवं अनेक प्रतिबंधों के शिकार थे। इस व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया। आगे चलकर यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई।
यह भी देखा गया कि जातिगत चेतना विशेष रूप से विवाह के संबंध में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के बीच भी मौजूद थी, जिन्होंने अस्पृश्यता का भी अनुसरण किया। लेकिन कम उग्र रूप में वर्ग चेतना ने धीरे धीरे अन्य संप्रदायों के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में हिंदू समाज की इस जाति व्यवस्था ने कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीति ने इस वर्ग के लोगों को समाज से लगभग पृथक कर दिया। मानव सभ्यता एवं प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक शर्मनाक धब्बा था। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। भारत में उपनिवेशी शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न की तथा ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति एवं विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने जागृति की नई किरण फैलाई। धीरे धीरे यह चेतना जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया। यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारत सभ्यता की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गया है। इस सोच ने एक प्रतिक्रियावादी स्वरूप को जन्म दिया। इसी समय कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेरित होकर कि भारत सभ्यता एवं विकास में काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है, प्राचीन मान्यताओं एवं मूल्यों पर कुठाराघात किया तथा मांस एवं शराब के सेवन जैसे खान पान के पाश्चात्य तरीकों को अपना लिया। इससे यह अवश्य परिलक्षित होने लगा कि शायद भारतीय समाज अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजरने वाला है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के उफान ने भारतीयों एवं भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इन कारकों ने शीघ्र ही पुनर्जागरण की प्रक्रिया के उद्भव एवं विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। विभिन्न कारक यथा राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों के अभ्युदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों एवं संस्कृति के प्रभाव तथा विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच ने सुधार के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव था, लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे प्रारंभ नहीं किया। सुधार का सामाजिक एवं विचारधारात्मक आधार। मध्य वर्ग का आधार। भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए उसका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ मध्य वर्ग एवं शिक्षित, परंपरागत रूप से शिक्षित एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बौद्धिक वर्ग का था। किंतु पश्चिम में जन्मी तत्कालीन चेतना एवं बुर्जुआई मूल्यों तथा पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त बुर्जुआ रहित सामाजिक आधार में महत्वपूर्ण टकराव था। 19वीं शताब्दी के बौद्धिक वर्ग में जो मुख्यतया यूरोप का वर्ग था, मानवतावाद एवं विज्ञानवाद के प्रसार से नवीन चेतना आई तथा मध्यकालीन मूल्यों एवं प्रथाओं को वर्तमान समय हेतु प्रासंगिक बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार जैसी विचारधारा का सहारा लेकर समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कोई औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था, अपितु वे सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील एवं चिकित्सक जैसे लोग थे, जिनके हित कहीं न कहीं पर एक दूसरे के समान थे। बौद्धिक कसौटी। वे महत्वपूर्ण आधार जिन्होंने सुधार आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान किया, उनमें धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद एवं तर्कवाद प्रमुख थे। सामाजिक प्रासंगिकता के औचित्य हेतु तर्कवाद को प्रस्तुत किया गया। राजा राम मोहन राय का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं जाति प्रथा में अंधविश्वास, अविश्वास ही सर्व प्रमुख कारक है। उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत किया तथा मानवीय तर्क शक्ति में आस्था प्रकट की, जो उनके विचार से प्राच्य या पाश्चात्य किसी भी सिद्धांत की अंतिम कसौटी है। अक्षय कुमार दत्त ने भी स्पष्ट किया कि तर्कवाद या हेतुवाद ही हमारा मुख्य अभिप्रेरक तत्व है।
उन्होंने बताया कि समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को यांत्रिक प्रक्रिया की तरह समझना एवं विश्लेषित करना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं एवं विश्वासों का प्रतिफल था कि जहाँ एक ओर ब्रह्म समाज का यह मानना था कि कोई भी पुस्तक न तो ईश्वर है और न ही देवी देवता, क्योंकि कोई भी पुस्तक पूर्णतया त्रुटिविहीन नहीं हो सकती, चाहे वह धार्मिक ही क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ आंदोलन में जोर दिया गया कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए तथा उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया। कई अन्य बुद्धिजीवियों तथा चिंतकों ने भी धर्म एवं संस्कृति के परंपरागत स्वरूप को बदलने की पहल की तथा सत्यता, प्रासंगिकता एवं तर्कवाद के आधार पर उसे पुनर्व्याख्यायित करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के भी धार्मिक विचार अत्यधिक प्रगतिशील एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे। उन्होंने भारतीय दर्शन एवं उसकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। इसी समय विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं वैज्ञानिक तर्कों को भी चिंतकों ने अपनी अवधारणाओं को पुष्ट करने का आधार बनाया। उदाहरणार्थ, अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सकीय तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि बाल विवाह हानिकारक था। कई अन्य मान्यताओं को भी विज्ञानवाद के आधार पर अप्रासंगिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु उनका दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक ही सीमित न रहकर सार्वभौमिक था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को सार्वजनिक किया। उनका विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, भले ही उनका तरीका भिन्न भिन्न हो। केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी थे तथा उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। अंग्रेज सरकार के रवैये ने भी भारतीय समाज में सुधार आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। अंग्रेज़ों की आंतरिक मंशा थी कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐसे पाश्चात्य रंग में रंगा जाए जिससे वे ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सके। अंग्रेज सरकारी अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो शारीरिक रूप से भारतीय एवं मानसिक रूप से अंग्रेज हो। इस मंशा के पीछे मुख्य बात यह थी कि भारत जैसे विशाल देश में प्रशासन के सफल संचालन के लिए अधिकारियों की एक विशाल फौज की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करना अत्यंत कठिन कार्य था। फलतः वे चाहते थे कि भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण कर सके। सामाजिक सुधार आंदोलनों में मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस बात को प्रमुखता से इंगित किया गया कि कोई भी परिवर्तन तभी उपयोगी है जब उससे मानवीय कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। इसलिए इस आंदोलनों में ऐसे पाखंडी कर्मकांडों को अनावश्यक बताया गया जिससे कठिनाइयाँ अधिक एवं लाभ कम हो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक सुधारकों का अनेक अवसरों पर धार्मिक अगुवाओं से तीव्र टकराव भी हुआ, क्योंकि सभी समाज सुधार आंदोलन मुख्यतः धार्मिक आडंबरों एवं कर्मकांडों की भर्त्सना करते थे। सुधार आंदोलनों की दो धाराएं। इन सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन तथा आर्य समाज और देवबंद आंदोलन जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलनों से विभाजित किया जा सकता है। सुधारवादी और पुनर्जागरणवादी आंदोलन के बीच केवल यही अंतर था कि वे किस सीमा तक परंपरा पर या तर्क एवं चेतना पर निर्भर हैं। सामाजिक सुधार की दिशा। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे, अपितु इनका धर्म से ज़्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा। भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएं व प्रथाएं विद्यमान थी जिनका आधार अंधविश्वास व अज्ञान था। इनमें से कई प्रथाएं अत्यंत क्रूर व अमानवीय थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या इत्यादि। समाज में अशिक्षा व घोर अंधविश्वास था। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील एवं स्थिर था। गांव आत्मनिर्भर थे तथा एक संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व जाति तथा अत्यंत प्रथा सुदृढ़ थी।
संपूर्ण सामाजिक क्रियाकलापों का निर्धारण जाति के आधार पर ही होता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे नव जागृति आई। ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के खोखलेपन एवं फूट को उजागर कर दिया। इसके बाद चिंतनशील तथा बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों एवं त्रुटियों को सार्वजनिक किया तथा उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए। वे पश्चिमी मानवतावाद, तर्कवाद, राष्ट्रवाद एवं विज्ञानवाद से गहरे प्रभावित हुए। इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करके इसकी कमियों की ओर इंगित किया। पक्षपातपूर्ण अंग्रेजी व्यापारिक नीतियों के फलस्वरूप नए बिचौलियों तथा व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसमें अंग्रेजों से संपर्क के कारण पाश्चात्य विचारों का प्रसार हुआ। अंग्रेजों को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाए जाने से एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज और संस्कृति की खामियों का पता लगाया। हालांकि भारत में आधुनिक ढंग की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं तथा उपन्यास इत्यादि के प्रकाशन का श्रेय अंग्रेजों को ही है। प्रेस के विकास से वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आई। 1853 के पश्चात रेलवे के विकास ने भी इस दिशा में सहयोग किया। लोगों में सामाजिक गतिशीलता आई। ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों एवं अमानवीय प्रथाओं की भर्त्सना की। फलतः इस ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। सरकार के दृष्टिकोण ने भी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। वे भारतीय समाज में परिवर्तन करके उसे पश्चिमी समाज के अनुकूल बनाना चाहते थे। फलतः एक और जहां उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति एवं समाज की निंदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय समाज सुधारकों को भी अपना योगदान दिया। भारत में समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि आदि प्रमुख थे। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, केटी तेलंग, BM मालाबारी, DK कर्वे, श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर एवं BR अम्बेडकर इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभिक समाज सुधारकों का कार्य किया। समाज सुधार के बाद के वर्षों में इसे और सुयोग्य नेतृत्व मिला। मोटे तौर पर समाज सुधार अभियान के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाना तथा दूसरा, समाज से अस्पृश्यता को दूर करना। स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास। समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी तथा उन्हें पुरुषों से नीचा समझा जाता था। समाज में स्त्रियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी तथा उनकी ऊर्जा एवं योग्यता पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी बुराइयों की बलि पर चढ़ गए थे। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की मनाही थी। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था तथा विवाह में उनकी सहमति नहीं ली जाती थी। मुस्लिम स्त्रियों को हालांकि संपत्ति का अधिकार था, परंतु उन्हें पुरुषों की तुलना में आधी संपत्ति ही दी जाती थी। लेकिन तलाक में पुरुष और महिलाओं में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बहुपत्नी प्रथा हिंदू एवं मुसलमान दोनों समुदायों में प्रचलित थी। पत्नी एवं मातृत्व दोनों ही ऐसे अधिकार क्षेत्र थे जहां महिलाओं को समाज में थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त थी। सामान्यतः महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था तथा ऐसी अवधारणा थी कि उसका जन्म पुरुषों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। समाज में उनका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं था तथा उनकी सभी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का निर्धारण पुरुषों द्वारा किया जाता था। यद्यपि समाज के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य किए थे, किंतु ऐसी महिलाओं की संख्या अत्यल्प थी तथा उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब कभी भी महिलाओं की उपेक्षा की गई है तब तब सभ्यता अवनति की ओर उन्मुख हुई है। समाज सुधार अभियान, स्वतंत्रता संघर्ष एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय संविधान में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। सभी समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु अपना ध्यान केंद्रित किया तथा अपील की कि महिलाओं को समाज में उनका दर्जा प्रदान किया जाए। समाज सुधारकों ने घोषित किया कि ऐसा कोई भी समाज सभ्य एवं विकसित नहीं हो सकता जहां महिलाओं से भेदभाव किया जाता हो तथा उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो। समाज सुधारकों ने स्त्रियों के विरुद्ध आरोपित की गई विभिन्न कुरीतियों यथा बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा इत्यादि की तीखी आलोचना की तथा इन्हें दूर करने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए।
इन्होंने सरकार से भी अपील की कि वह समाज में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु पहल करें एवं स्त्रियों से संबंधित विभिन्न कुप्रथाओं को दूर करने हेतु कदम उठाएं। उन्होंने मांग की कि महिलाओं की मध्यकालीन तथा सामंतकालीन छवि को दूर किया जाए। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदम। समाज सुधारकों के इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल था कि सरकार ने स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु अनेक कदम उठाए तथा अनेक कानून बनाए गए। सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को स्त्रियों के साथ किया गया घोर अन्याय बताते हुए इसे समस्त हिंदू समाज के लिए शर्मनाक कहा। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि सरकार ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया तथा ऐसा करने वालों को दंड देने का नियम बनाया। सरकार ने स्त्री को बलपूर्वक जलाए जाने को हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों पर फौजदारी का मुकदमा चलाने की घोषणा की। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं का जीवित जलाना बंद कर दिया गया। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू किया गया, फिर 1830 में यह मद्रास एवं बंबई में भी लागू कर दिया गया। शिशुवध। यह क्रूर प्रथा बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर या अन्य कारणों से बालिकाओं की बचपन में हत्या कर दी जाती थी। प्रबुद्ध भारतीयों तथा अंग्रेज दोनों ने ही इस प्रथा की तीव्र आलोचना की। अंततः कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर अपराध मान लिया गया। भारतीय रियासतों के रेजिडेंटों से भी कहा गया कि वे ऐसे मामलों को सदोष मानव हत्या के बराबर अपराध माने। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम तथा 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया। 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और कानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह। यह ब्रह्म समाज के कार्यक्षेत्रों में एक अत्यंत प्रमुख मुद्दा था तथा ब्रह्म समाज द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया गया। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। उन्होंने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा। अंततः उनके प्रयत्नों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ एवं भाऊदाजी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। 1852 में गुजरात में सत्यप्रकाश की स्थापना करके करसोन दास मूलजी ने भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयत्न किए। इसी प्रकार के प्रयास बंबई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर D.K. कर्वे एवं मद्रास में वीरेश लिंगम पंतुलु ने भी किए। प्रोफेसर कर्वे ने विधुर होने पर 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया। वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। 1899 में उन्होंने पूना में एक विधुरा आश्रम स्थापित किया, जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए जाते थे। 1906 में उन्होंने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसके साथ ही B.M. मालाबारी, नर्मदा जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे एवं K. नटराजन ने भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। बाल विवाह का नियंत्रण। समाज सुधारकों ने बाल विवाह का भी तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। इस दिशा में सुधार हेतु रुखमाबाई राउत मुकदमा बेहद महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। 1864 में जन्मी रुखमाबाई राउत भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। उन्होंने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया और सहमति की आयु अधिनियम 1891 को लागू कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। दरअसल रुखमाबाई का विवाह 11 वर्ष की आयु में दादाजी भीकाजी के साथ, जो 19 वर्ष के थे, हो गया था। वह निरंतर अपनी मां के घर पर ही रही और भीकाजी के साथ उसके घर पर रहने से मना कर दिया, जिसके चलते दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई मामला 1885 में दर्ज हुआ। इस मामले में जस्टिस रॉबर्ट हिल पिन्हे ने निर्णय दिया कि रुखमाबाई विवाह के समय बेहद कम उम्र की थी और असहाय बच्ची थी, इसलिए उसे साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस निर्णय को हिंदू रीति रिवाजों का अपमान समझा गया और इसकी आलोचना के चलते फिर से मुकदमा शुरू हुआ।
हिंदू बनाम अंग्रेजी कानून, आंतरिक सुधार बनाम बाह्य सुधार, प्राचीन रीति रिवाजों एवं परंपराओं के समान पर बहस के बाद 4 मार्च 1887 को न्यायालय के निर्णय दिया गया, रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहना होगा, अन्यथा 6 माह की कारावास की सजा भोगनी होगी। उन्होंने 6 माह की जेल की सजा का चुनाव किया। इस मामले का अंत तब हुआ जब उन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर हिंदू कानून में परिवर्तन करने का निवेदन किया, जिसके परिणाम स्वरूप महारानी ने एक विशेष डिग्री जारी कर रुखमाबाई के विवाह को समाप्त कर दिया और उनकी सजा को समाप्त कर दिया। हालांकि B.M. मालाबारी लेखक, प्रकाशक एवं सामाजिक सुधारक ने रुखमाबाई मामले की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया और उनके भागीरथ प्रयत्नों तथा पॉल मॉल गैजेट में विलियम थॉमस स्टीट के विरोध के परिणाम स्वरूप आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1885 और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई, लाए गए। हरविलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित बनाया, जिसके द्वारा बालक की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष एवं बालिका की 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही इसमें बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है। स्त्री शिक्षा। 19वीं शताब्दी में समाज में भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे वैधव्य का दंड देते हैं। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया तथा 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। स्त्री शिक्षा की दिशा में सावित्रीबाई फूले ने अपनी पति ज्योतिबा या ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर उल्लेखनीय प्रयास किए। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला अध्यापक थी। उन्होंने पुणे में 1948 में भीड़ेवाड़ा नामक भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया और साथ ही स्थानीय पुस्तकालय भी प्रारंभ किया। 1863 में ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले ने भ्रूण एवं शिशु हत्या को रोकने हेतु अपने घर में एक केंद्र स्थापित किया ताकि गर्भवती महिलाओं और शोषित विधवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए पुणे विश्वविद्यालय का नाम 2015 सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.E.D. बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की। बैथुन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी, किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन महान है। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया। 1916 में जब प्रोफेसर D.K. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो यह स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हेडिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के बाद महिलाओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। स्वदेशी अभियान, बंगाल विभाजन विरोधी अभियान एवं होम रूल आंदोलन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जब प्रारंभिक तौर पर घरों की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाओं ने इनमें उत्साहित होकर भाग लिया। 1918 के पश्चात महिलाएं उग्र विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने लगी तथा उन्होंने लाठीचार्ज एवं गोलियों का भी सामना किया। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलनों, किसान आंदोलनों एवं अन्य अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय निकायों एवं विधानसभा चुनावों में वोट देना प्रारंभ कर दिया, बल्कि इन चुनावों में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में वे 1947 से 49 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रहीं। 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए। महिलाओं द्वारा अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया। महिला संगठन। वर्ष 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। एक महिला द्वारा गठित पहला बड़ा भारतीय महिला संगठन माने जाने वाले इस संस्थान के उद्देश्यों में महिलाओं हेतु उच्च शिक्षा का संवर्धन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और समस्त भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर करना शामिल थे।
सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाला आदमी मनु के कवच में रहता है। रमाबाई रानाडे ने बॉम्बे में 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस यानी भारत महिला परिषद की नींव रखी। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरी के कार्य करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सम्मुख भारतीय महिलाओं की शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने की वकालत की, जिसे महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। इसके परिणाम स्वरूप लेडी डफरिन कॉलेज में महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा शुरू की गई। बाद में रमाबाई रानाडे ने बंबई में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की। 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी, की स्थापना की गई, जिसके गठन एवं उन्नयन में मेहरी बाई टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव और शिक्षा के अभाव ने महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के समाधान पर कार्य करने से रोका है। परिषद की कार्यकारी समिति ने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं में कॉर्नेलिया सरोबाजी, भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर ताराबाई प्रेमचंद धनवान, बैंकर की पत्नी शफी तैयब जी, मुंबई के अग्रणी मुस्लिम परिवारों में से एक की सदस्य, और केशव चंद्र सेन की पुत्री महारानी सुचारू देवी शामिल थी। आलोचकों के अनुसार इन महिलाओं द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की शैली उच्च वर्गीय अंग्रेजी महिलाओं जैसी थी। 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस शायद धर्मनिरपेक्ष पद्धति से कार्य करने वाला प्रथम महिला संगठन था। इसकी प्रथम कॉन्फ्रेंस पुणे स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित की गई। महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, मंगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा इस संगठन के मुख्य संस्थापक सदस्य थे। इस संगठन के उद्देश्यों में सामाजिक न्याय, एकता, समान अधिकार एवं अवसरों के सिद्धांतों पर आधारित कार्य समाज के लिए करना और प्रत्येक मानव को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को जन्म या लिंग के आधार पर निर्धारित न कर नियोजित सामाजिक वितरण के माध्यम से निश्चित करना। इस उद्देश्य के लिए AIWC ने शारदा अधिनियम 1929, हिंदू महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, कारखाना अधिनियम 1947, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम 1956, महिलाओं के अवैध एवं अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1958, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1958, 1976 जैसे विभिन्न विधायी सुधार भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की दिशा में कार्य किया।